चलिए लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे व्हाट इज द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है, हु शुड रजिस्टर फॉर जीएसटी, है ना। जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम लोग क्या सीखा था कि जिनका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है और एनी में 20 लाख से ज्यादा है उसे क्या करना होगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना होगा, राइट। फिर हु शुड रजिस्टर फॉर जीएसटी, सेकेंड पॉइंट सीखे थे हम लोग कि किसको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है ना। तो हमने बताया था कि एक तो टर्नओवर के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है जिनका 40 लाख से ज्यादा है, और एक कुछ ऐसे केसेस है जहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है चाहे आपका टर्नओवर कुछ भी अमाउंट हो, डजंट मैटर, ठीक है। उसमें कौन कौन से लोग आए थे, पहले कौन से, इंडिविजुअल रजिस्टर्ड अंडर द प्री जीएसटी लॉ। कोई भी व्यक्ति जो जीएसटी के पहले जो लॉ था हमारे यहाँ, सेल टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, इस सब में पहले से रजिस्टर्ड था, तो उनको क्या कर दिया गया, ऑटो माइग्रेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ऑटो माइग्रेट कर दिया गया, राइट। लेकिन अब ये केस अप्लीकेबल नहीं है। ये कब अप्लीकेबल था, जब फर्स्ट टाइम जीएसटी आया था तब, जब फर्स्ट टाइम जीएसटी आया हुआ था तब अप्लीकेबल था, उस टाइम ऑटो माइग्रेट कर दिया गया इनको, राइट। दूसरा, ये टर्नओवर के बेसिस पे, इसको ऑलरेडी बताया 40 लाख से ज्यादा अगर है तो, प्लस एनी जो स्टेट है सर, नॉर्थ स्टेट, वहां पे टर्नओवर कितना है, 20 लाख रुपीज है। थर्ड नंबर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट, इसके बारे में बहुत लंबी चर्चा हम लोग किए थे। क्या हुआ था, एनआरआई जो है उनको, नॉन रेजिडेंट मतलब सर जो इंडिया में 182 मतलब 182 डेज से कम रहा है उसे क्या बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट। हमने आपको बताया था मिस्टर राम भी एनआरआई हो सकता है और मिस्टर जॉन अमेरिका का बंदा भी रेजिडेंट हो सकता है यहाँ का। डिपेंड किस पे पड़ता है कि वो इंडिया में उस प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा है। जैसे अगर आप इंडिया में किसी फाइनेंशियल ईयर में केवल 100 दिन रहते हो या 150 दिन रहते हो, मतलब 182 से कम रहते हो, बाकी दिन आप विदेश में रहते हो, तो आप यहाँ के रेजिडेंट उस साल के लिए नहीं कहलाओगे। क्या कहलाओगे, नॉन रेजिडेंट। उसी तरीके से कोई अमेरिका का बंदा यहाँ आ जाए, वो 200 दिन रह ले उस फाइनेंशियल ईयर में, तो क्या कहलाएगा, उस साल के लिए रेजिडेंट कहलाएगा, क्योंकि वो 182 डेज से ज्यादा रहा है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जिसका स्थायी प्लेस नहीं है बिजनेस का, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां कभी वहां, राइट, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। फिर आप लोगों को बताया था एजेंट ऑफ अ सप्लायर एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सप्लायर अगर जीएसटी का रजिस्टर्ड है, इसमें हमने आपको मैड एंड बेकर्स का एग्जांपल बताया था कि मैड एंड बेकर्स एक कंपनी यही की है जो केक बनाती है। क्या बनाती है, केक। खाए आप लोग मैड एंड बेकर्स का केक, यहीं पे शॉप भी है, आगे उसके ब्रांच का है, राइट। तो उसके जो जो फ्रेंचाइजी लिए हैं, जो जो एजेंसी उसका लिया है, अब चूंकि मेड एंड बेकर्स के ऊपर जीएसटी अप्लीकेबल है, रजिस्टर्ड कराना है, तो उसके एजेंट को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, चाहे उसका टर्नओवर 1 रुपए ही क्यों ना, राइट। फिर इसके बाद इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में आप लोगों को बताया था। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मतलब, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मतलब आप लोगों को बताया था कि अगर एक हेड ऑफिस है, क्या है, एक हेड ऑफिस है, वो अपने ब्रांचेस को सर्विसेज देता है या सर्विस खरीद के किसी को देता है, बिल कहाँ पे आएगा, हेड ऑफिस में आएगा। बिल कहाँ आएगा, हेड ऑफिस। लेकिन सर्विस कहाँ जा रहा है, ब्रांचेस, कई ब्रांचेज में जा रहा है। तो जितना हेड ऑफिस में सर्विस का बिल आया हुआ है, उस पर जो टैक्स लगा है, उसे क्या करेंगे, ब्रांचेज में हेड ऑफिस क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो उस हेड ऑफिस को क्या बोलते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बोलते हैं उस ऑफिस को, उस हेड ऑफिस को क्या बोलेंगे, ये मान लो हेड ऑफिस है, एचओ है, इसके कई ब्रांचेज हैं। ब्रांचेज खुद सामान नहीं खरीदते हैं, खुद सर्विस नहीं लेते हैं, बल्कि हेड ऑफिस उन्हें खरीद के सप्लाई करता है। आ रही बात समझ में, जैसे हेड ऑफिस क्या बोला, मान लो मिस्टर एक्स कोई सप्लायर है, उसको बोला कि भाई ये सर्विस तुम जाओ हमारे इस वाले ब्रांच को दे दो, फिर ये वाली सर्विस हमारे इस ब्रांच को दे दो, फिर दूसरे बंदे से किसी और से सर्विस लिया, बोला इसको दे दो। तो ये लोग सर्विस या गुड्स यहाँ बेच रहे हैं, लेकिन बिल कहाँ देंगे सबको, एचओ को। तो एचओ क्या खुद कोई चीज सेल कर रहा है, क्या नहीं। तो ये जो परचेज किया उस पर जो टैक्स है वो क्या कर देगा, सर इन लोग को बांट देगा,
तो ये क्या कहलाएगा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्या कहलाएगा, क्योंकि ये इनपुट को बांटने का काम करता है। इनपुट मतलब जो भी चीज खरीदता है उसको क्या करता है, ये बांटने का काम करता है। तो अगर कोई बंदा आईएसडी है तो उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, राइट, क्योंकि वो सेल तो नहीं कर रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। उसके बाद दोज पेइंग टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, दोज पेइंग टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर ये क्या है, आरसीएम के तहत अगर कोई टैक्स पे कर रहा है। सर आरसीएम क्या होता है, बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में, बोलो। हाँ हाँ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है। तो हम लोग को बताया था, आप लोग नॉर्मली क्या करता है, सेलर, जैसे आप कोई सामान खरीदते हो तो आपका जो सेलर है वो क्या करता है, आपसे गुड्स का भी पैसा लेता है और टैक्स का भी पैसा लेता है। और टैक्स और पैसे किसको देता है, अपना इनपुट काटने के बाद गवर्नमेंट को दे देता है। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्जिंग। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्जिंग। गुड्स को भी फॉरवर्ड कर रहा है और टैक्स को भी लेके फॉरवर्ड कर दे रहा है। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होता है, सेलर बायर से नहीं लेता बल्कि बायर खुद डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। सर ये क्यों होता है एप्लीकेबल, ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि भाई हमें बायर से जीएसटी लेना ज्यादा इजी है। सर जैसे आप लोग को एक एग्जांपल बताया था किसका, एलआईसी और उसके एजेंट का। ये एलआईसी कंपनी है और ये उसके क्या है, एजेंट है। सर एजेंट क्या करते हैं, सर्विस देते हैं किसको, इनको। क्यों, क्या सर्विस देते हैं, इनके पॉलिसी, इनके प्रोडक्ट को मार्केट पे बेचते हैं। ठीक है, एजेंट क्या करते हैं, एलआईसी के प्रोडक्ट को मार्केट पे बेचते हैं। तो कौन किसको सर्विस दे रहा है, एजेंट किसको सर्विस दे रहा है, एलआईसी। क्या ये एजेंट एम्प्लॉई है क्या, नो सर, ये तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि हम आपके प्रोडक्ट को मार्केट में बेचे, राइट। तो ये क्या कर रहा है, ये सेलर है, क्या कर रहा है, इनके बीच में रिलेशन किस चीज का है, एलआईसी और एजेंट के बीच में। सर ये एजेंट सेलर है, मतलब सर्विस को सेल कर रहा है, अपनी सर्विस को दे रहा है किसको, एलआईसी को। तो ये क्या है, बायर। तो नॉर्मली क्या करना चाहिए, एजेंट को कमीशन जो मिलता है वो कमीशन इन लोग चार्ज करेगा ये, और उस पर जीएसटी चार्ज करके गवर्नमेंट को देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या देखा, देखा यार कि अगर हम इससे लेने जाएंगे जीएसटी तो ये लाखों लोगों का अकाउंट बनाना पड़ेगा, लाखों लोगों इसको मैनेज करना पड़ेगा। तो क्यों ना जीएसटी का पैसा हम लाखों लोगों से ना लेके किससे ले ले, एलआईसी कंपनी से। तो ये एलआईसी को बोला है गवर्नमेंट, क्या किसको बोला है, एलआईसी को भी। देखो एलआईसी तुम्हारे ऊपर आरसीएम अप्लीकेबल है, क्या अप्लीकेबल है, आरसीएम। तुम कमीशन पे जो जीएसटी है वो इसको नहीं दोगे, वो जीएसटी पैसा डायरेक्टली तुम क्या करना, मुझे दे देना। सारी बात समझ लो। ये बोला गवर्नमेंट कि भाई नॉर्मली ये जो बंदा तुमको मान लो कमीशन इनका हुआ 1 लाख रुपए प्लस जीएसटी 18% के हिसाब से हुआ 18,000 रुपए। तो ये एजेंट को कितना पैसा मिलना चाहिए, 1,18,000। फिर एजेंट को नॉर्मली क्या करना चाहिए, 18,000 किसको दे देना चाहिए, गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोला, सेलर को और बायर को। सेलर को ही बोला कि देखो भाई ये जो तुम सर्विस दे रहे हो एलआईसी को वो किसके तहत आता है, आरसीएम के तहत। तो तुम इससे जीएसटी मत चार्ज करना। सर जीएसटी हम चार्ज नहीं करेंगे, बिल में तो आप पकड़ नहीं लोगे। तो बोला कि ठीक है, जब तुम बिल देना तो उसमें लिख देना वी आर आवर सर्विसेज कवर्ड अंडर द आरसीएम। क्या लिख देना, देखना बहुत से बिल में लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि सर्विस या गुड्स कवर्ड अंडर द आरसीएम या वी आर रजिस्टर्ड अंडर द आरसीएम, हेंस नो जीएसटी हैज बीन चार्ज। कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया गया है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, एलआईसी से बोला भाई तुम डायरेक्ट इनको जीएसटी मत दो, तुम जीएसटी क्या करो, मुझे दे दो। जीएसटी क्या करो, मुझे। आ रही बात समझ में? तो इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। क्या बोलते हैं, रिवर्स। फॉरवर्ड चार्ज इसको बोलते, कब बोलते हैं इसको फॉरवर्ड चार्ज, जब एजेंट
जीएसटी इससे चार्ज करता कंपनी से, और ये जीएसटी का पैसा किसको दे देता? गवर्नमेंट। तो ये नॉर्मल वाला केस हो जाता है। जैसे नॉर्मली और केसेस में क्या होता है, आप जैसे मोबाइल खरीदते हो, घड़ी खरीदते हो, वॉच खरीदते हो, कोई भी सामान खरीदते हो, तो सेलर आपसे क्या करता है? जीएसटी लेता है। जीएसटी लेने के बाद अगर उसके पास कोई इनपुट टैक्स है, जो आईटीसी के बारे में बताया था, जो परचेज के टाइम उस पर जीएसटी लगाया, उतने पैसे को माइनस करके बैलेंस पैसे किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है। ये हो गया क्या? नॉर्मल। हमेशा सप्लायर या सेलर जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है, लेकिन आरसीएम में सप्लायर नहीं कलेक्ट करता, बल्कि बायर खुद क्या कर देता है? गवर्नमेंट को देता है। दैट इज कॉल्ड आरसीएम। तो वही बोला है कि दोज पेइंग टैक्स, दोज पेइंग टैक्स अंडर आरसीएम, जो आरसीएम के तहत टैक्स पे कर रहा है, उसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना क्या है? अनिवार्य। फिर पर्सन हु सप्लाइज वाया ई कॉमर्स एग्रीगेटर, राइट, पर्सन हु सप्लाइज वाया ई कॉमर्स एग्रीगेटर। ये क्या होता है ई कॉमर्स एग्रीगेटर? एग्रीगेट करना मतलब फॉरवर्ड करना। सर ई कॉमर्स मतलब जो लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एग्रीगेटर मतलब समझ लो एक तरीके से प्लेटफॉर्म, क्या प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट से या अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, तो क्या आपको लगता है फ्लिपकार्ट वाला आपको बेच रहा है? नहीं सर, वो तो एक चैनल बनाया है। क्या बनाया है? सॉफ्टवेयर बना दिया है, जिसमें उसका काम क्या रहता है? बायर और सेलर को मिलाने का काम करता है, राइट। तो जो बंदा उस पे बेच रहा है, जैसे मुझे अगर मान लो अपनी टैली की बुक बेचनी है, किस पे? अमेजोन पे, राइट। तो हम क्या कहलाएंगे? सप्लायर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो मतलब द पर्सन, हम वो पर्सन कहलाएंगे जो हम ई कॉमर्स पे क्या करता है? अपने गुड्स को बेचता है। तो हमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिवार्य। ओके। और ई कॉमर्स एग्रीगेटर मतलब सर जो उस पे सप्लायर है उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले हैं सर, जैसे ओयो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जोमेटो, स्विगी, ये सबको क्या है सर? इन लोग को भी ये लोग क्या कहलाएंगे? ई कॉमर्स एग्रीगेटर कहलाएंगे। उबर, ओला, ये सब क्या है सर? ई कॉमर्स एग्रीगेटर। तो इन लोग को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। मतलब इनके केसेस में टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है कि ये 1 रुपए का सामान भी, मतलब टर्नओवर मतलब इनका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे कोई लेना देना। और पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस, person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a person in the, मतलब कोई भी पर्सन जो सप्लाई कर रहा है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस, एक्सेस और रिट्राइवल, जिसका एक्सेस या रिट्राइवल सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। कहां से एक्सेस हो रहा है सर? आउटसाइड इंडिया से हो रहा है। किसको? टू अ पर्सन इन इंडिया, जो बंदा यहाँ पे उसको सप्लाई कर रहा है, तो अदर देन अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, उसमें क्या करना होगा सर? जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य। अब क्वेश्चन उठता है सर, जब हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो हमारे हाथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? मतलब वो रजिस्ट्रेशन के टाइम क्या क्या चीजें लगता है? तो पहला क्या लगता है सर? पैन मतलब समझते हैं ना, क्या होता है पैन? मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट, सर ये होता क्या है? जैसे बैंक में आपका अकाउंट नंबर होता है, तो बैंक अकाउंट नंबर उसको बोलते हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो आपका अकाउंट नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं? पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो आपके पास पैन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए सर? आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। सर कैसा रजिस्ट्रेशन? जैसे अगर आप कंपनी है तो कंपनी को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है?
सर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जिसमें एक नंबर मिलता है जिसको बोलते हैं CIN नंबर। क्या बोलते हैं? CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन। पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट का काम, वो प्रूफ है। पार्टनरशिप डीड जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। अगर सब प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो जैसे मैंने कोई दुकान खोल लिया, कोई शॉप खोल लिया, तो उस केस में गुमास्ता, क्या बोलते हैं उसको? गुमास्ता। गुमास्ता समझते हो? नगर निगम से बनता है, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत, वो प्रूफ है। तो अगर वो नहीं है तो MSME का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, कभी आप गूगल पे सर्च करिएगा MSME रजिस्ट्रेशन, तो उद्यम उद्योग उद्यम के साइट्स पे आपको MSME का रजिस्ट्रेशन, तो उसका प्रूफ क्या काम करेगा आपको? मतलब रजिस्ट्रेशन का काम करेगा। आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ प्रमोटर्स डायरेक्टर्स विद फोटोग्राफ, मतलब जिस बंदे का आप रजिस्ट्रेशन जिसके नाम से ले रहे हो या जो वो इस बिजनेस का ओनर है, उसका आपके पास क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ। तो यहाँ क्या काम दे देगा? आधार कार्ड दे देगा। क्या काम दे देगा? आधार कार्ड में आपकी आइडेंटिटी भी मिल गई और एड्रेस प्रूफ भी रहता है। हेलो, हाँ। तो मैं आगे सही कहूँ। और क्या चाहिए सर? एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस। सर इसमें क्या काम देता है? एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस। इसमें सर एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ द बिजनेस मतलब, तो जैसे अगर आप किसी के किराए पे घर लेके बिजनेस चला रहे हो तो वहां पे क्या काम देगा? रेंट एग्रीमेंट। आज बात समझ। आप अपने घर में खुद बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे अगर वो घर आपके नाम पे है तो रजिस्ट्री की कॉपी, किसकी कॉपी? रजिस्ट्री की। या प्रॉपर्टी टैक्स का कॉपी लगा दिया आपने। सर मान लो घर हमारे फादर फादर के नाम पे है, हम बिजनेस चला रहे हैं, तो कंसेंट लेटर लगेगा। क्या लगेगा? कंसेंट लेटर। सर क्या होता है ये कंसेंट लेटर? सहमति पत्र। एक 50 रुपए के स्टैम्प पे नोटराइज करके आपके फादर लिख के देंगे स्टैम्प पे कि भाई मैं अपने पुत्र को, इनका नाम ये है, उनको अपने सहमति से ये घर दे रहा हूँ, क्या चलाने के लिए? इस नाम से बिजनेस चलाने के लिए दे रहा हूँ। उसे क्या बोलते हैं? कंसेंट लेटर। राइट। सारी चीजें मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसा होता है। ठीक है। बैंक अकाउंट नंबर पहले जरूरत है, अभी नहीं जरूरत है। अभी बोलता है गवर्नमेंट, क्यों नहीं जरूरत है अभी से? जब आप बैंक अकाउंट खोलने जाते हो, जैसे आपको कोई बिजनेस चालू करना है, आप GST रजिस्ट्रेशन करने गए तो GST वाला क्या बोला कि आपके पास बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। बोले ठीक है सर। अब बैंक के पास गया तो बैंक क्या बोलता है? आपके पास क्या होना चाहिए? कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए बिजनेस के नाम का। आप अकाउंट, आप पर्सनल अकाउंट नहीं खोल रहे, पर्सनल तो तुरंत खुल जाएगा आपके आधार कार्ड से। आप बिजनेस के नाम से अकाउंट खोलना चाह रहे हो। किसके नाम से अकाउंट खोलना चाह रहे हो? बिजनेस। जब बिजनेस के नाम से खोलना चाहोगे तो क्या बोलेगा कि कोई प्रूफ दीजिए या GST नंबर। वहां जा रहे हो तो बैंक अकाउंट बोला, बैंक अकाउंट जा रहे हो तो बोलता है GST। तो GST फिर एक इसका रास्ता निकला। GST वाले ने बोला ठीक है, पहले तुम रजिस्ट्रेशन नंबर ले लो, तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर बिजनेस का हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा बिजनेस का, तब उसको ले जाके बैंक से अकाउंट नंबर खुलवा के हमें 15 दिन के अंदर या एक टाइम पीरियड है उसके अंदर तुम यहाँ पे क्या कर देना? जमा कर देना। कहने का मतलब अकाउंट GST ओपन कर रजिस्ट्रेशन लेते समय तत्काल इसकी जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत। फिर डिजिटल सिग्नेचर। सर कुछ केसेस में डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, DSC जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? DSC बोलते हैं। फिर आता है सर लेटर ऑफ अथराइजेशन और बोर्ड ऑफ रिजोल्यूशन फॉर अथराइज्ड सिग्नेचर। राइट, ओके सर। लेटर ऑफ अथराइजेशन या बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर अथराइज। सर इसकी जरूरत क्या है? जैसे मुकेश अंबानी, सर सैकड़ों बिजनेसेस है, क्या वो हर जगह जाके साइन करने का टाइम लगता है? नहीं सर। तो क्या कर देता है? सबको अथराइज कर देता है कि भाई इस बिजनेस के लिए मतलब सिग्नेचरी अथॉरिटी किसके पास है? मिस्टर एक्स के पास है। तो उसको वो लेटर पे लिखते हैं, एक प्रूफ होना चाहिए ना, तो उसको क्या बोलते हैं? लेटर ऑफ अथॉरिटी। मान लो मुकेश अंबानी ने मिस्टर एक्स को दे दिया ये चीज, राइट,
तो वो लेटर उस पर अपलोड करना है। इसका मतलब क्या होगा, इस मिस्टर एक्स कहीं पे भी साइन करेगा तो माना जाएगा कि ये साइन किसने किया है, मुकेश अंबानी। आई बात समझ में? इसे क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ अथराइजेशन या बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर अथराइज्ड। इसका मतलब समझते हो बोर्ड रिजोल्यूशन? नहीं, तो कंपनी वगैरह में क्या होता है, जैसे आप लोग सोसाइटी के घर में रहते हो तो एक क्या बना रहता है, एक बोर्ड बना रहता है ना, कमेटी बनी रहती है, इसको क्या बोलते हैं, कमेटी। वहां कोई भी डिसीजन होता है तो सारे मेंबर लोग साइन करते हैं। अरे यार सुनो, इसमें कंपनी में एक बोर्ड बना है सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, वहाँ कोई भी डिसीजन होता है तो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने भी डायरेक्टर क्या करते हैं, साइन करते हैं। तो रिजोल्यूशन मतलब होता है प्रस्ताव, रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है, प्रस्ताव। ठीक है, वो पारित होता है। जैसे जैसे आप लोग देखते हो सीरियल वगैरह में राजा महाराजा के जैसे सीरियल्स हैं, रामायण महाराजा, उसमें उसमें जो वो लेटर किसी राजा से आता तो ऐसे खोलते नहीं है, वो क्या है, रिजोल्यूशन तो है। लेकिन वहां पे साइन कौन करता है, केवल केवल राजा करता है अगर उसको सहमति देनी होती है। लेकिन कंपनी केसेस में जितने डायरेक्टर हैं वही क्या है, उस कंपनी के राजा हैं सर, तो वो लोग साइन कर दें। अब आता है सर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। इसको हम लोग डायरेक्ट कहाँ चलेंगे, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। एक काम करते हैं, आज मैं आपको इससे ही सिखाई दे रहा हूँ, एक एक स्टेप्स, क्योंकि फोल्डर से यहाँ रखना पड़ेगा। कल ना एक क्लाइंट का फोल्डर ही मैं सेट कर दूंगा, तो आपको उसका अटैच करके फिर से दिखा दूंगा, है ना। आज यही ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कहाँ जाना है सर हमको, विजिट करना है वेबसाइट, गवर्नमेंट के वेबसाइट है, क्या नाम है इसका, www.gst.gov.in, गवर्नमेंट का पोर्टल। ठीक, जैसे अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो हम लोग चलते हैं यहाँ गूगल पे। आप डायरेक्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन में लिख सकते हो, या यहाँ पे www.gst.gov.in, इस पे दिख रहा है सबको, इस पे ये कौन सा पोर्टल है सर, जीएसटी का पोर्टल है। किसका पोर्टल है, जीएसटी का सर। उसके बाद क्या करना होगा, उसके पास यहाँ जाना होगा सर्विसेज में, कहा जाना होगा, सर्विसेज। उसके बाद रजिस्ट्रेशन। उसके बाद सर ये तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, तीन ऑप्शन। कौन, न्यू रजिस्ट्रेशन, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस एंड एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन। तो पहला क्या लिखा है, न्यू रजिस्ट्रेशन। जब नया रजिस्ट्रेशन आप करने जाएंगे तो किस पे क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो ऐसा नहीं रजिस्ट्रेशन, जैसे मेरा क्लाइंट बोला कि सर आज रजिस्ट्रेशन करके हमको सर्टिफिकेट दे देंगे क्या आज, ऐसे नहीं होता है कि बस रजिस्ट्रेशन किए सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा सर। वहाँ पूरा वेरिफिकेशन होता है, इट टेक्स 7 to 10 days। समझ लगता है सर 7 से 10 दिन लगता है, तब सर्टिफिकेट मिलता है, सारी चीज सही रही तो। ट्रैक एप्लीकेशन, तो सर जैसे हम रजिस्ट्रेशन कर लिए उसके बाद अपना स्टेटस देखना चाहते हैं कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं। तो हम किस पे करें, जैसे एक बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया तो हमें चेक करना होगा ना भाई बीच बीच में कि भाई हमको सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला। उसके लिए किस पे क्लिक करना पड़ेगा, ट्रैक एप्लीकेशन। तो इस पे क्या करेंगे, जब रजिस्ट्रेशन आप करोगे ना तो आपको एक नंबर मिलता है जिसको ARN नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AR, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ARN। सर ARN मतलब एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, कि आपने जब एप्लीकेशन दे दिया जीएसटी का तो उसको एक नंबर जनरेट होगा। जब ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस करोगे तो उस पर बोलेगा क्या, आप ARN नंबर डालिए अपना, क्या डालिए, ARN नंबर। जब आप ARN नंबर डालोगे, जैसे PNR डालते हो ना, टिकट टिकट कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, PNR नंबर डालते हो ना, उसी तरह ARN नंबर डालेंगे सर, और ओके करेंगे तो वो बता देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। हालांकि मेल पे भी आ जाता है मैसेज और आपके मैसेज में भी आ जाता है, लेकिन अगर फिर भी आपको चेक करना है तो ARN में चेक कर सकते हो। और अगर
आपने ट्रैक किया और उसमें लिख दिया कि भाई आपका फोटो कंप्लीट नहीं है, ये फला चीज नहीं कंप्लीट है, ये अपलोड करिए, वो अपलोड करिए, तो उसका जवाब, जो भी क्वेरीज अगर आ गया कुछ, तो उसका जवाब किस में देंगे? एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, इसमें देंगे एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग। हमारी बात समझते हैं? ये तीन है, तो अपन कौन सा भी प्रेस करेंगे सर रजिस्ट्रेशन टाइम? पहला, गलती से मेरे से वो दब गया, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, तो यहाँ क्या आ गया? ए आर एन। अभी थोड़ी इसकी बात करेंगे, हम लोग क्लिक करेंगे न्यू रजिस्टर। देखो दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक दिया है न्यू रजिस्ट्रेशन पे टिक, और एक क्या दिया है? टी आर एन। इसको बोलते हैं टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। एक्चुअली जब रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, इसके दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट। तो जब हम ये पार्ट ए वाला सब भर लेंगे, जैसे ये सारी चीजें बेसिक चीज प्रोसीड करेंगे, तो एक नंबर जनरेट होगा जिसका नाम क्या होगा? टी आर। और उसके साथ एक मैसेज भी आएगा कि आपको पार्ट बी जो है 15 दिन के अंदर क्या करना होगा, इसी नंबर का यूज करके। जैसे पार्ट ए से नंबर जनरेट होगा, तो फिर हम सेकेंड टाइम, जैसे अभी हमने पार्ट ए भर दिया, अब मेरा मन कर रहा है, कोई काम आ गया कि चलो आगे का प्रक्रिया हम कल करेंगे, तो आगे की प्रक्रिया करने के लिए क्या करना होगा? टीआरएन पे क्लिक करके यहाँ वो जो नंबर जनरेट हुआ वो डालना होगा, तो हमारा फॉर्म खुल जाएगा। लेकिन ये टीआरएन नंबर जो जनरेट होता है पार्ट ए भरने से, वो कितने दिन वैलिड रहता है? 15 दिन। आप 15 दिन बाद सोचे कि चलो इसी टीआरएन का यूज करके 16वें दिन कुछ भर ले, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सपायर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपायर्ड। तो हमने न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक किया, सबसे पहले क्या पूछ रहा है? आई एम और मैं कौन हूं, मतलब मैं जो रजिस्ट्रेशन लेने जा रहा हूं, तो मैं कौन हूं। तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, जिसका आप रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। तो नॉर्मली किस में करना है सर? टैक्स पेयर। किस पे करना है? टैक्स पेयर। आप किसी का भर रहे हैं, वो क्या है? टैक्स। फिर दूसरा क्या पूछ रहा है? स्टेट या यूटी। यूटी मतलब, आप लोग जीएसटी की थ्योरी पढ़ा था, यूटी मतलब? यस सर, यूटी मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। क्या होता है? यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ऐसा प्रदेश जहां पे शासन कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव, नागर हवेली, है ना। तो ये पूछा है आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग किस स्टेट से बिलोंग करते हैं सर? छत्तीसगढ़। हमने सेलेक्ट कर लिया। तो जरूरी है कि हम छत्तीसगढ़ सेलेक्ट? आपका कोई क्लाइंट है, दिल्ली का है, मुंबई का है, यूपी का है, बिहार का है, वो बोलता है भैया मेरा रजिस्टर, तो उस टाइम बिहार सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या सेलेक्ट करना? मतलब जिस स्टेट में वो बिजनेस चलाना चाह रहा है, राइट। तो हमने छत्तीसगढ़ लिया। फिर क्या पूछ रहा है? डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा आएगा सर? कौन सा? हाँ, रायपुर। कौन सा आएगा? राइट, ठीक है ना। तो रायपुर हमारा सिटी भी है और रायपुर हमारी राजधानी भी है, ठीक है। मतलब डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है जिला, लेकिन ये जिला के साथ ये क्या है? राजधानी भी है। राजधानी मतलब समझते हो? हाँ, हर राज्य का एक क्या होता है? राजधानी। जैसे यूपी की राजधानी क्या है? यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। बिहार का सर पटना है क्या? पटना है। आदि बात समझ में? हर स्टेट की क्या है अपनी? तो राजधानी होती है, तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। तो यहाँ क्या पूछा? लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, और साथ ही साथ एक लाइन और लिख रहा है, एज मेंशन इन द। सर इसको भी समझ लेते हैं, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्या करें। समझ लेते हैं। देख, हमारा बिजनेस कितने प्रकार का होता है सर? नॉर्मली थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स के होता है? थ्री टाइप्स। सर कौन कौन सा? एक होता है प्रोप्राइटरशिप। क्या होता है? प्रोप्राइटर। एक क्या होता है सर? वेरी गुड सर, पार्टनरशिप फर्म। और एक क्या होता है? बताओ, इसे बेसिक अकाउंटिंग में सिखाया हूँ भाई, बिजनेस कितने प्रकार का होता है। प्रोप्राइटरशिप, फर्म, और तीन प्रकार का होता है। कंपनी के केस में सर, कंपनी का पैन नंबर अलग होता है, और डायरेक्टर का पैन
डायरेक्टर का अपना पर्सनल नाम से पैन बनता है। जैसे मेरे केसेस में देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा पैन है पर्सनल, ठीक है सबको, ठीक। और मान लो मेरी एक कंपनी है, नहीं थी, हमने उसको बंद कर दिया, फिर उसको एलएलपी में कन्वर्ट कर दिया। यस, देखिए, जब मैं इस कंपनी का डायरेक्टर था, ठीक है, आयूम एडिकॉम प्राइवेट लिमिटेड, क्या नाम है इसका, आयूम एडिकॉम प्राइवेट लिमिटेड। तो हमारी कंपनी के नाम से भी एक पैन था और ये हमारे नाम से पैन है। तो हमारे बिजनेस का लीगल नेम क्या है, आयूम एडुकॉम प्राइवेट लिमिटेड। अब मैंने इसको बंद कर दिया। अब हमने क्या डाल दिया सर, एक फॉर्म बनाया, अल्फा एडुपात एलएलपी। क्या है, अल्फा एडुपात एलएलपी। सर एलएलपी क्या होता है, ये पार्टनरशिप का एक नया रूप है सर। एलएलपी मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसके बारे में कभी बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, एलएलपी क्यों लोग बनाते हैं। जब हमें इसकी जानकारी हुई तो हमने कंपनी बन के किसमें कन्वर्ट कर लिया, इसको कर लिया। जब हमने दोनों को कंपेयर किया, कंपनी और एलएलपी में क्या फायदे नुकसान है, हमने कर लिया। तो ठीक है, ये हमारे फॉर्म का पैन है। ये किसका फॉर्म पैन है, जो अल्फा है वो क्या है, इसी का ही एक यूनिट है। क्या है, इस फॉर्म का एक यूनिट है। अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट एक ब्रांड नेम है। क्या नाम है, ब्रांड नेम, जिसका पेरेंट कंपनी कौन है, अल्फा एडुपाथ। जैसे आप लोग जब सर्टिफिकेट टैली का मिलेगा तो उसमें क्या लिखा रहेगा, अल्फा एडुपाथ। एक बच्चा बोला सर हम तो अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट में पढ़े, लेकिन सर्टिफिकेट में तो आयु ये लिखा हुआ है अल्फा एडुपाथ, दूसरे लोग का सर्टिफिकेट आप बांट दे रहे हैं, समझ रहे हैं? तो उसका क्या, जैसे आकाश क्या है, आकाश इंस्टीट्यूट, आकाश क्या है सर, आकाश। सर ये ब्रांड नेम है आकाश इंस्टीट्यूट, उससे कंपनी का नाम आकाश नहीं है सर, कंपनी का नाम नहीं है आकाश इंस्टीट्यूट, उसके ब्रांड का। आ रही समझ में? जैसे टाटा मोटर्स क्या है, एक ब्रांड नेम है, कंपनी का नाम हो सकता है टाटा प्राइवेट, टाटा लिमिटेड हो, कंपनी का नाम क्या है, टाटा लिमिटेड। समझ पा रहे हो? तो अल्फा अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट क्या है, एक ब्रांड नेम है सर। लेकिन उसकी कंपनी कौन है सर, इसको चलाने वाली कौन है, अल्फा एडुपात एलएल। समझ गई बात को? तो अगर कोई पूछेगा मेरे से कि आप अपने बिजनेस का, जैसे मुझे अपने बिजनेस का जीएसटी लेना है, कोई पूछा अपने बिजनेस का नाम डालिए, तो हम रोहित किस पे डालेंगे, अल्फा एडुपात एलएलपी डालेंगे। जिनको जिनको दे दिए ना, ठीक। अल्फा एडुपात एलएलपी डालेंगे, क्या डालेंगे, अल्फा एडुपात। लेकिन मान लो मेरा ना कोई कंपनी है ना कोई फर्म है, समझ गए, मेरा एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है। क्या है, एक प्रोप्राइटरशिप। मान लो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ या छोटा कोई भी, हमारा कोई फॉर्म नहीं है ना कोई कंपनी, मान लेते हैं। उस केस में अगर कोई बोलता है, जैसे मान लो मेरे बिजनेस का नाम क्या है, रमेश जनरल स्टोर, क्या नाम है, या जय अंबे जनरल स्टोर, नाम क्या है बिजनेस का, जय, लेकिन वो क्या है, प्रोप्राइटरशिप है। क्या है, प्रोप्राइटर। उस केस में जब यहां पूछेगा कि भाई अपने बिजनेस का नाम मत लिखिए, लीगल नेम लिखिए जो पैन में हो, तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का कोई पैन नहीं बनता है। मतलब सर, मतलब ये कि प्रोप्राइटरशिप के केस में ओनर का ही पैन किसका माना जाएगा, बिजनेस का माना। जैसे मान लो मैंने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया, जय अंबे जनरल स्टोर, ठीक है, इसका ओनरशिप मेरे हाथ में मान लो। तो अगर वहां पे क्या हम जय अंबे के नाम से वो बना सकते हैं क्या पैन, नहीं सर। प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस के नाम का पैन नहीं बनता, ओनर का ही पैन किसका पैन माना जाता है, बिजनेस का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जय अंबे लिखेंगे या मैं अपना नाम लिखूंगा सर, मैं अपना नाम लिखूंगा। क्या लिखूंगा, अपना नाम। समझ गए बात को? तो सर इसमें फिर बिजनेस का नाम कैसे पता चलेगा, हाईलाइट होगा, अभी आगे पूछेगा ट्रेड नेम लिखिए। क्या लिखे, ट्रेड नेम, तब हम लिखेंगे माँ अंबे जनरल स्टोर। आज का समझ में सबको? फिर यहाँ क्या डालना है सर, पैन नंबर। क्या डालना है, मैं अपना पैन नंबर नहीं डालूंगा, कि मेरे पैन नंबर से एक जीएसटी प्रैक्टिशनर का वो रजिस्टर्ड है। कोई भी एक पैन आप लोग बता दो, हालांकि कल मैं आप लोग को एक क्लाइंट का अपना सारा चीज करके दिखाऊंगा। कोई भी एक पैन बता दीजिए, पैन नंबर कोई भी एक लो।
नहीं, जिसका रजिस्ट्रेशन ना हो जिस पेन से, वही बताइए, नहीं तो फिर रजिस्टर्ड बताएगा। क्या है? IUH X, ठीक है। हाँ, HO 827274, F, F फॉर फैशन। ये हमने क्या डाल दिया सर? पैन नंबर। फिर यहाँ बोला यू डोंट हैव पैन, अगर आपके पास पैन नहीं है तो यहाँ से भी पैन बनवा सकते हैं। सर पैन में ना ध्यान रखिएगा, ये टी है तुम्हारा, पी है ना, वही तो बोला हूँ, टी हो ही नहीं सकता। ये क्या रहेगा सर? ये क्या होगा? पी। टी तो हो ही नहीं सकता। हाँ बता। चौथा लेटर जो होता है, ये फोर्थ लेटर, ये बात कौन सा? 1 2 3, ये क्या दर्शाता है? अगर पी लिखा है मतलब प्रोप्राइटरशिप हो आप, मतलब आप कोई नॉर्मल पर्सन हो। ये जो पैन है वो किसका है? किसी एक पर्सन का है। क्या है? पर्सन। जैसे मेरे में क्या लिखा रहेगा? AWFP। आप भी अपने पैन में देखोगे तो क्या लिखा रहेगा? चौथा लेटर पी। सर ये क्या होता है? ये आपके नाम का लास्ट नेम का पहला लेटर होता है। जैसे रोहित कुमार केशरी नाम है मेरा, तो केसरी का लास्ट नेम क्या है? केसरी, उसका पहला लेटर क्या है? के। जैसे इनका नाम क्या है? राजकुमार नाम से होगा, तो या राजेश कुमार, जो भी नाम होगा, तो कुमार लास्ट नेम क्या है? कुमार, तो ये चौथा लेटर क्या बताता है? लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं सर, इसके चौथे लेटर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या नाम है सर? एफ लिखा है। क्या लिखा हुआ है? एफ। क्या लिखा हुआ है सर? एफ लिखा हुआ है। चौथा लेटर क्या लिखा है? एफ लिखा है सर, क्योंकि एफ फॉर फॉर्म, एफ फॉर फॉर्म। और इसमें क्या लिखा है सर? इसमें क्या लिखा रहेगा? इसमें क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिए, सी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चौथा लेटर सी। सी फॉर सर कंपनी, सी फॉर कंपनी, ठीक है, सी फॉर कंपनी सर। तो आप किसी का पैन कार्ड देख के भी पता कर सकते हैं कि आपका ये जो पैन कार्ड है, या जैसे मान लो कोई पैन कार्ड है तो वो किसका है? प्रोप्राइटरशिप फर्म का है। जैसे मान लो प्रोप्राइटर्स, देखो कंपनी रहेगा तो उस कंपनी का नाम में प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड लिखा होता तो पहचानोगे। तो कंफ्यूजन क्या होता है? जैसे मान लो लिखा है माँ अम्बे जनरल्स, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पार्टनरशिप फर्म है या प्रोप्राइटरशिप। इसमें कंफ्यूजन हो सकता ही नहीं, तो हो सकता है। तो उसे किसको देख लेना है? पैन कार्ड के चौथे लेटर को। अगर वहां पी लिखा है मतलब ये क्या है? प्रोप्राइटरशिप। और एफ लिखा है तो फर्म है, एफ लिखा है तो फर्म है, ठीक है। फिर सर यहाँ क्या डालना है अपने को? ईमेल एड्रेस। क्या डालेंगे? ईमेल एड्रेस। मेरे नाम से ऑलरेडी आप लोग में से कोई भी एक लोग ईमेल एड्रेस बता दीजिए जिसमें मैसेज से जाएगा। कोई भी एक लोग अपना ईमेल। राजकुमार बताओ। रोशन, रोशन राज F38374, हाँ 8374 8 ठीक है सर, ये हमने ईमेल डाल दिया। और यहाँ क्या डाल देंगे? मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर बता दीजिए। OTP जाएगा ना, बताओ मोबाइल नंबर कौन सा? यहाँ 740701।
इसको काट दो, बताना। 831448, ठीक है अभी, सही है अभी। रोशन राज 831448 ठीक है, मोबाइल नंबर। 9572383644, सॉरी, ठीक है। यहाँ हमने क्या डाल दिया, मोबाइल नंबर, ठीक है। किसका डालना है सर, जिसके नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, कैप्चा कोड। क्या बोलते हैं, कैप्चा कोड। क्या बोलते हैं इसको, कैप्चा। कैप्चा ये होता है कोई रोबोट तो नहीं कर रहा है, या गलती से तो नहीं कोई चीज दब रहा है, तो ये कोई रोबोट या कोई भी गलती से हुआ, कोई बच्चा दबा तो एग्जैक्ट यही दबा देगा क्या, नहीं सर। जैसे कभी कभी हाथ से हमारे क्या ये रह जाते हैं सर, दब जाते हैं, पता चला ये नहीं रहता, एंटर हमारे हाथ से दबा हुआ तो खड़े करके क्या हो गया, रजिस्टर हो गया। तो इसके लिए क्या डाल दिया जाता है, कैप्चा। ये क्या बोला है, अगर आप इसको देख नहीं सकते तो यहाँ क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इसको दबाओ, लोडिंग प्लेइंग ऑडियो। प्ले होने के लिए लोड हो रहा है। जैसे अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप सुन सकते हैं। तो मान लो जैसे ये सुना भी नहीं रहा है, गवर्नमेंट साइट है सर, थोड़ी बहुत विशेषताएं तो रहेंगी है सर, तो हम क्या करेंगे सर, चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये क्या दिख रहा है, चेंज भी नहीं हो रहा है। क्या लिखा हुआ है, 901635 है क्या, देखते हैं अगर सही होगा। इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्रोसीड। अच्छा, एंटर करेक्टर्स एज डिस्प्ले, मतलब वो गलत हम लोग डाल दिए। क्या है दूसरा आ गया, क्या है, वन, बोल आवाज करना चाहिए। 1, 5, 4, 6, 8, क्या बोल दिया ये? नहीं, 1, 5, 4, 6, 8। और 4 लोग को घुसा दो उसमें यार, एक ही फीमेल बोल रहा है, एक मेल बोल रहा है क्या, 1, 5, 4, चलिए यही बोला। क्या जरूरत है, एक मेल भी बोल रहा है, एक फीमेल बोल रहा है, गधे को भी सुना दो। 1, 5, 4, 4, 6। पैन एंड लीगल नेम इज, अच्छा, पैन नंबर और लीगल नेम मैच नहीं कर रहा, ओके। क्या बोल रहे हैं, हमने नाम किसका डाल दिया, अपना डाल दिया, और पैन नंबर किसका डाल दिया, राज का डाल दिया, इसलिए मैच, ठीक है। तो यहाँ हम इनका डाल देंगे, क्या नाम है, पैन में जो नाम लिखा वही बताना, राजकुमार। और कुछ लिखा है उसके आगे, राजकुमार में स्पेस है या इसी में है स्पेस, ले। अब क्या हो गया, कैप्चा। क्या लिखा हुआ है देखिए, पढ़िए आप लोग, 24770, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहा है सर, वेरीफाई मोबाइल ओटीपी एंड ईमेल, तो इनके मोबाइल में ओटीपी आ गया होगा, वो ओटीपी डाल दो, 75, एक सेकंड, 705266, और हो गया ये, ठीक है। ईमेल का बताइए, 7863 1, ठीक है। इसको तो करेंगे और क्या कर देंगे यहाँ, प्रोसीड। यहाँ क्या मैसेज आ गया, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट
ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड योर टेम्परेरी रेफरेंस नंबर क्या है, टीम के मोबाइल मैसेज भी क्या होगा, TRN, सर ये है। और TRN नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक है, बहुत लोग ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं, तो उससे ये नंबर नहीं है, पूरा TRN लास्ट तक है, क्या है, TRN लास्ट तक है। समझ गए बात को। तो ये हमारा पार्ट ए क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम यहाँ क्या क्लिक करेंगे, प्रोसीड। अब हम मान लो अभी हम चाहते हैं अभी नहीं भरना है तो हम छोड़ सकते हैं सर, कल भर सकते हैं, परसों, तो कल परसों जब भी भरेंगे तो यहाँ किस पे क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन में नहीं, किस पे करेंगे, TRN पे। और यहाँ हम TRN नंबर क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या नंबर है TRN नंबर, अच्छा आप लोग देखो तो नहीं यहाँ पे, अगर बचा होगा तो चला गया, तो उसके नीचे मैसेज लिखा था कि आपको 15 दिन उसकी वैलिडिटी क्या है, 15 डेज। तो TRN नंबर बताइए मैम, 222 300 444 उसके आगे TRN भी लिखा होगा। तो हम बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं ये नहीं है, लेकिन ये भी है सर इसका नंबर का। और क्या लिखा हुआ ये बताइए आप लोग, 313 1 के बाद क्या है, 3 है ना, 304013 सही लिखा हुआ है, तो सुन सकते हैं। ट्रेन वाली फीलिंग आ गई थी, सेम नंबर। मोबाइल ईमेल में एक OTP और आया होगा, ठीक है, 7027 6। अब यहाँ हम क्या कर देंगे, प्रोसीड क्या कर देंगे, नहीं ईमेल, ईमेल मोबाइल में एक ही आया होगा, सेम OTP आया होगा, जो सबसे लास्ट में OTP आया होगा, वो मैसेज में भी आया होगा, टेक्स्ट में, टेक्स्ट मैसेज आया होगा, टेक्स्ट मैसेज सबसे लास्ट में जो आया, बताओ बताओ, नहीं आया, क्या है, 52222680। फिल OTP क्या, नीड OTP टू बी, यहाँ पे कहाँ है, फिल OTP सेंड टू मोबाइल ईमेल, प्लीज चेक द जंक एंड स्पैम अलाउ होगा, लेकिन यहाँ पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा सर, थोड़ी दिक्कत है। फिर से चलो, TRN नंबर एक बार फिर से बताइए, TRN नंबर फिर से बताइए, 222 300 444 399। उसके बाद क्या लिखना है, TRN। और यहाँ बता दीजिए थोड़ा सा मेरे को, तो लिखा है 22525। देखना मोबाइल और ईमेल पे एक OTP आया होगा, मोबाइल पे ही OTP बता दो, हाँ बताओ, 0586 7, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब क्या बोलना करना है इसमें, लोग यहाँ पे भी स्टक हो जाता है, इसके आगे क्या करिए, हमने वो पार्ट ए भर दिया,
टीआरएन नंबर भर दिया। अब हमको आगे अगर करना है तो हम किस पे क्लिक करेंगे, ये एक्शन वाले बटन पे। किस पे, ये जो एक्शन में पेंसिल का दिख रहा है निशान, इस पे क्लिक करेंगे। तो ये इतना प्रोफाइल इतना हो गया। अब हम लोग कल इसको सीखेंगे सर, एक एक तो भरेंगे। एक पहले क्या क्लिक करना होगा, जैसे पहला पार्ट कौन सा खुला हुआ है, बिजनेस प्रोफाइल, क्या भरना है इसमें, तो यहाँ बिजनेस का डिटेल भरेंगे। यहाँ ट्रेड नेम में हमने बताया था ना, माँ अम्बे जनरल स्टोर, कुछ भी नाम डाल सकते हो अगर प्रोप्राइटर है तो, है ना। फिर ये जब पार्ट भर लेंगे तो हम लोग कौन सा पार्ट भरेंगे, सेकेंड नंबर। फिर ये वाला पार्ट भरेंगे। फिर ये, और जैसे जैसे इसको भरते जाओगे यहाँ टिक का निशान आता जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया है, कंप्लीट। तो कल हम लोग इस पार्ट को एक एक तो भरेंगे सर। बिजनेस डिटेल, प्रमोटर, पार्टनर्स, एक एक जैसे बैंक अकाउंट खोला जाता है ना, सेम चीज पे दो तीन जगह टेक्निकल चीजें आएंगी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग क्या करना है, पहले बिजनेस डिटेल, फिर ये जब पार्ट भर लेंगे तो किसका डिटेल डालना पड़ेगा, प्रमोटर या पार्टनर का डिटेल्स डालना पड़ेगा। फिर अथराइज सिग्नेचरी है तो उसका, फिर क्या लिखा है, अथराइज रिप्रेजेंटेटिव। बहुत लोग कंफ्यूज होता है इन दोनों का अंतर क्या है। सिग्नेचरी मतलब सर किसी को सिग्नेचरी अथॉरिटी बनाना, तो क्या कहलाएगा, अथराइज्ड सिग्नेचर। और रिप्रेजेंटेटिव मतलब सर कोई भी केस वेस अगर होता है तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन रहेंगे, कौन हमारे बिहाफ में केस लड़ेंगे, ठीक है। कोई नोटिस आया तो कौन जवाब देगा, उसे क्या बोलेंगे, अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या डालना पड़ेगा, आप बिजनेस जहां चला रहे हो उसका प्लेस का डिटेल यहाँ डालना पड़ेगा। अगर आपके दो तीन बिजनेसेस हैं तो यहाँ क्या डालना पड़ेगा, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। और गुड्स एंड सर्विसेज, किस गुड्स या सर्विसेज में आप डील कर रहे हो। सर जीएसटी ले रहे हो तो तुमसे पूछेगा भाई कौन कौन सा गुड्स में आप क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। फिर क्या आता है, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, है ना। ये वाला पार्ट अब हट चुका है, इसका कोई यूज नहीं होता, इसको ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ेंगे। फिर आधार ऑथेंटिकेशन। सर आधार पे ऑथेंटिकेशन में आप अपना आपके आधार पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर क्या होगा, जो ऑथेंटिकेशन करेंगे उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा सर, वेरीफाई करना पड़ेगा। इस पे करने के बाद आपके ईमेल में एक बार अगेन क्या होगा, आपको अपना आधार वेरीफाई करना पड़ता है। उस पर एक लिंक आता है, उस पर क्लिक करोगे, उसमें आधार नंबर डालोगे, मेंशन करोगे आधार नंबर। फिर उसी आधार नंबर पे उस आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर कनेक्टेड है उस पर क्या करना है, उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालेंगे तो हमारा फाइनल प्रोसेस हो जाएगा। सर कई बार आप बोलते हो सर हम तो डाल तो रहे हैं, नंबर नहीं आ रहा। हो सकता है आपने जब आधार नंबर लिया था उस टाइम मोबाइल नंबर कुछ और रहा, वो मोबाइल नंबर बंद हो रहा हो। आप चेक करिए आपके आधार नंबर में कौन सा मोबाइल कनेक्टेड है। अगर वो नंबर बंद हो गया, कुछ हो गया, तो अपने मोबाइल को आधार में जाके क्या करिए, पहले अपडेट करा दीजिए, जिससे आपको सारी ओटीपी मिल, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कल करेंगे। मैं एक अपने क्लाइंट का एक ये वाला भी पार्ट बता देता हूँ आप लोग को। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं अपने क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन किया हूँ उसका मैं इसमें नंबर डाल देता हूँ, अगर मेरे पास उसके ARN नंबर मेल में पड़े होंगे। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, अगर कोई क्वेरीज होगा तो यहीं आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो गया होगा तो यहाँ पता चल जाएगा। ये ARN नंबर मेरे मेल पे आया हुआ है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। यहाँ क्या डालूंगा, ARN नंबर इनका डालूंगा। ये बता दीजिए थोड़ा सा मेरे को क्या लिखना है, 6। अब मैं अभी क्या इससे बता रहा है, ARN नंबर ये, फॉर्म नंबर ये। तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नंबर कौन सा होता है, REG01। फॉर्म डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन हमने डाला था, एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। सबमिशन डेट कब हुआ है, 16 नवंबर। आज कितना डेट हो गया, 28। अभी पेंडिंग है, क्या है, पेंडिंग फॉर प्रोसेस, अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। असाइन टू कहा, जो GST रजिस्ट्रेशन अभी दो जगह जा रहा है, कभी स्टेट को जाता है और कभी सेंट्रल को जाता है। तो ये कहाँ गया है, स्टेट में।
तो स्टेट जुडिक्शन, इसका स्टेट जुडिक्शन कहाँ पे है सर? छत्तीसगढ़। ये रायपुर डैश 3 मतलब सर्किल 3, ये अगर आप जो देखोगे तो घड़ी चौक पे रास्ता गया है अंदर LIC भवन के लिए, वहीं पे कौन सा GST का वार्ड वो है? सर्किल 3। तो वहां पे क्या पड़ा हुआ है? सर्किल 3। तो अगर आपको कोई क्वेरी है तो वहां पे जाके वहां के जो असिस्टेंट कमिश्नर है उनसे बात कर सकते हो, या वहां जाके पता कर सकते हो क्या प्रोसेस है, क्यों पेंडिंग है। ठीक है, तो हम लोग वो वाला पार्ट क्या करेंगे, कल अपने कंप्लीट करेंगे। हाँ और क्या, हाँ हाँ खुद कर सकते हैं, करना भी चाहिए खुद से। अब जानकारी नहीं रहता, अब कोई डॉक्टर बोले कि भाई मलेरिया की दवा मैं खुद, कोई भी कर सकता है कि कोई डॉक्टर कर सकता है, ये बताओ?